सुनैना दोनों हाथों में पोटली लिए खेत में काम कर रहे पति और देवर को खाने देने जा रही थी। उसे जब भी समय मिलता तो वह पति और अपने देवर के साथ खेत में काम करने जुट जाती थी। अपनी धुन में वह पगडंडी पर तेज कदमों से चली जा रही थी। तभी सामने से आ रहे सरपंच के लड़के अवधू और मुनीम गंगा दिन पर उसकी नजर पड़ी। वह ठिठक कर पगडंडी से उतरकर खेत में खड़ी हो गई और उन दोनों को जाने का रास्ता दे दिया। अवधू और मुनीम गंगा दिन की नजर सुनैना की इस हरकत और उसके गदराए जिस्म के उतार चढ़ाव पर पड़ी। वे दोनों उसे गिद्ध की तरह ताकते हुए आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद अवधू ने गंगादीन से पूछा, क्यों मुनीम जी, यह सोन चिड़ैया किसके घर की है? यह तो सुखिया की बहू है, जा रही होगी खेत में अपने पति को खाना पहुंचाने। सुखिया भी 2 महीने पहले ही तो मरा था। 3 साल पहले उसने सरपंच जी से 8,000 रुपये उधार लिए थे। अब तक तो ब्याज जोड़कर 17,000 रुपये हो गए होंगे। अवधू की आदतों से परिचित मुनीम गंगादिन ने मस्केबाजी करते हुए कहा, लाखों का हीरा फिर भी इतना कर्ज? आखिर हीरे की परख तो जौहरी ही कर सकता है ना? अवधू ने कुछ सोचते हुए पूछा। और मुनीम जी, कैसी है तुम्हारी वसूली? तकाजा चालू है बेटा। जब तक सरपंच जी तीर्थ यात्रा से वापस नहीं आते तब तक इस हीरे से थोड़ी बहुत वसूली आपको ही करा देते हैं। मुनीम जी, जब हमें फायदा होगा तभी तो आपकी तरक्की होगी। दूसरे दिन मुनीम गंगा दिन सुबह सुबह ही सुनैना के घर जा पहुंचा। उस समय सुखिया के दोनों लड़के श्यामू और हरिया दालान में बैठे चाय पी रहे थे। गंगा दिन को सामने देख श्यामू ने चाय छोड़कर दालान में रखे तख्त पर चादर बिछाते हुए कहा, राम राम मुनीम जी, बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। चाय तो लूंगा ही, लेकिन बेटा श्यामू, धीरे धीरे आजकल पर टालते हुए 8,000 के 17,000 रुपये हो गए हैं। तूने महीने भर की मोहलत मांगी थी, वह भी पूरी हो गई। मूल तो मुँह, तू तो प्याज तक नहीं देता। मुनीम जी, अब तो घर की हालत देख ही रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले हरिया का घर बसाया है और अभी अभी पिता से भी गुजरे हैं। श्यामू की आंखों में आंसू भर आए। मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन जब वह समझे जिसकी पूंजी फंसी है तब ना। वैसे तूने महीने भर की मोहलत लेने के बाद भी फूटी कौड़ी तक नहीं लौटाई, मुनीम गंगा दिन ने कहा। तब तक सुनैना गंगा दिन के लिए चाय लेकर आ गई। गंगा दिन उसकी नाजुक उंगलियों को छूता हुआ चाय लेकर सुड़कने लगा और हरिया चुपचाप बुत बना सामने खड़ा रहा। देख हरिया, मुझसे जितना बन सका उतनी मोहलत दिलाता गया, अब मुझसे कुछ मत कहना। वैसे भी सरपंच जी तुझसे कितना नाराज हुए थे। मुझे एक रास्ता और नजर आ रहा है, अगर तू कहे तो, कहकर गंगा दिन रुक गया। कौन सा रास्ता? श्यामू और हरिया ने एक साथ पूछा। तुम्हें तो मालूम ही है कि इन दिनों सरपंच जी तीर्थ यात्रा करने चले गए हैं। आजकल उनका कामकाज उनका बेटा अवधू ही देखता है। वह बहुत ही सज्जन और सुलझे विचारों वाला है। तुम उनसे मिल लो, मैं सिफारिश कर दूंगा। वैसे तेरे वहाँ जाने से अच्छा है कि तू अपनी बीवी को भेज दे। औरतों का असर उन पर जल्दी पड़ता है। किसी बात की चिंता न करना, मैं वहाँ रहूँगा ही। आखिर इस घर से भी मेरा पुराना नाता है। मुनीम गंगा दिन ने चाय पीते पीते श्यामी और हरिया को भरोसा में लेते हुए कहा। सुनैना ने दरवाजे की ओर से मुनीम की सारी बातें सुन ली थी। श्यामू सुनैना को अवधू की कोठी पर अकेला नहीं भेजना चाहता था, पर सुनैना सोच रही थी कि कैसे भी हो वह अपने परिवार के सिर से सरपंच का कर्ज उतार फेंके। दूसरे दिन सुनैना सरपंच की कोठी के दरवाजे पर जा पहुंची। उसे देखकर मुनीम गंगा दिन ने कहा, बेटी अंदर आ जाओ। सुनैना वहां जाते समय मन ही मन डर रही थी, लेकिन बेटी जैसे शब्द को सुनकर उसका डर जाता रहा। वह अंदर चली गई। मालिक, यह है सुखिया की बहू। 3 साल पहले इसके ससुर ने हमसे 8,000 रुपये कर्ज लिए थे, जो अब ब्याज समेत 17,000 रुपये हो गए हैं। बेचारी कुछ और मोहलत चाहती है। मुनीम गंगा दिन ने सुनैना की ओर इशारा करते हुए अवधू से कहा, जब 3 साल में कुछ भी नहीं चुका पाया तो और कितना समय दिया जाए? नहीं नहीं, अब और कोई मोहलत नहीं मिलेगी। अवधू अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, देख ऐसा कर, ये कान के बूंदे बेचकर कुछ पैसे चुका दे। अवधू सुनैना के गालों और कानों को छूते हुए बोला, और हाँ, तेरा यह मंगलसूत्र भी तो सोने का है। अवधू उसके उभारों को छूता हुआ मंगलसूत्र को हाथ में पकड़कर बोला। सुनैना इस चुअल से अंदर तक सहम गई। फिर भी हिम्मत बटोरकर उसने कहा, यह क्या कर रहे हो छोटे ठाकुर? तुम्हारे गहनों का वजन देख रहा हूँ। तुम्हारे इन गहनों से शायद मेरे ब्याज का एक हिस्सा भी न पूरा हो। कहकर अवधू ने सुनैना की दोनों बाजुओं को पकड़कर हिला दिया। अगर पूरा कर्ज उतारना है तो कुछ और गहने लेकर थोड़ी देर के लिए मेरी कोठी पर चली आना। अवधू ने बड़ी बेशर्मी से कहा। हाँ, फैसला जल्दी से कर लेना,
कि तुझे कर्ज उतारना है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे ससुर के हाथों लिखा कर्ज का कागज कोर्ट में पहुंच जाए। फिर भेजना अपने पति को जेल। खेत घर सब नीलाम कराकर सरकार मेरी रकम मुझे वापस कर देगी और तू सड़क पर आ जाएगी। सुनैना इसी उधेड़ बुन में डूबी पगडंडियों पर चली जा रही थी। अगर वह छोटे ठाकुर की बात मानती है तो पति के साथ विश्वासघात होगा। अगर वह उसकी बात नहीं मानती तो पूरे परिवार को दर दर की ठोकरें मिलेगी। कुछ दिनों बाद मुनीम गंगाधर फिर सुनैना के घर जा पहुंचा और बोला, बेटी सुनैना, कर लिया फैसला? क्या अपने गहने देकर ठाकुर का कर्ज चुकाएगी? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। बोल देना छोटे ठाकुर को कि मैं जल्द ही अपने कुछ और गहने लेकर आऊंगी कर्जा उतारने। उससे यह भी कह देना कि पहले कर्ज का कागज लूंगी फिर गहने दूंगी। ठीक है, वैसे भी छोटे ठाकुर सौदे में बेईमानी नहीं करते। पहले अपना कागज ले लेना। फिर वही खड़े सुनैना के पति और देवर यही सोच रहे थे कि शायद सुनैना ने अपने सोने और चांदी के गहनों के बदले पूरा कर्ज चुकता करने के लिए छोटे ठाकुर को राजी कर लिया है। उन्हें इस बात का जरा भी गुमान न हुआ कि सोने चांदी के गहनों की आड़ में वह अपने इज्जत को दांव पर लगा करके परिवार को कर्ज से छुटकारा दिलाने जा रही है। और देख गंगाधर, अब मुझे बेटी बेटी न कहा कर। तुझे बेटी और बाप का रिश्ता नहीं मालूम। बाप अपनी बेटी को सोने चांदी के गहनों से लादता है, उसके गहने को उतरवाता नहीं है। सुनैना की आवाज़ में गुस्सा था। दूसरे दिन सुनैना एक रुमाल में कुछ गहने बांधकर औधू की कोठी पर पहुंच गई। आजा, अंदर कमरे में तेरा कागज निकालकर इंतजार कर रहे हैं छोटे ठाकुर। सुनैना को देखते ही मुनीब गंगाधर बोला। सुनैना झटपट कमरे में जा पहुंची और बोली, देख लो छोटे ठाकुर, ये है मेरे गहने, लेकिन पहले कर्ज का कागज मुझे दे दो। ठीक है, यह लो अपना कागज, औधू ने कहा। सुनैना ने उस कागज पर सरसरी निगाह डाली और उसे अपने ब्लाउज के अंदर रख लिया। ये गहने तो लोगों की आंखों में पर्दा डालने के लिए है। तेरे पास तो ऐसा गहना है जिसे तू जब चाहे मुझे देकर और जितनी चाहे रकम ले ले। औधू कुटिल मुस्कान लाते हुए बोला। यह क्या कह रहे हो छोटे ठाकुर? सुनैना की आवाज़ में शेरनी जैसी दहाड़ थी। औधू को इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। सुनैना बिजली की रफ्तार से अहाते में चली गई। तब तक गांव की कुछ औरतें और आदमी भी कोठी के सामने आकर खड़े हो गए थे। वहां से अहाते के भीतर का नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। लोगों को देखकर नौकरों की भी हिम्मत जाती रही कि वे सुनैना को भीतर करके दरवाज़ा बंद कर ले। औधू और गंगाधर भी समझ रहे थे कि अब वे दिन नहीं रहे जब बड़ी जाति वाले नीची जाति वालों से खुलेआम जबरदस्ती कर लेते थे। सुनैना बाहर आकर बोली, छोटे ठाकुर और गंगाधर, देख लो, पूरे गहने हैं पोटली में। उतर गया ना मेरे परिवार का सारा कर्ज? सबके सामने कह दो। हाँ हाँ ठीक है, औधू ने घायल सांप की तरफ फुफकार कर कहा। सभी लोगों के जाने के बाद औधू और गंगाधर ने जब पोटली खोल कर देखी तो वे हारे हुए जुआरी की तरह बैठ गए। उसमें सुनैना के गहनों के साथ साथ गंगाधर की बेटी के भी कुछ गहने थे, जो सुनैना की अच्छी सहेलियों में से एक थी। अब मैं अपनी बेटी के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? क्या सुनैना उससे मेरी सब करतूतें बताकर ये गहने ले आई है? सोचकर गंगाधर का सिर घूम रहा था। औधू और गंगाधर दोनों समझ गए कि सुनैना एक माहिर खिलाड़ी की तरह बहुत अच्छा खेल खिला कर गई है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।